अब चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की कुछ टेक्निकलिटी समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर गोवा के पास इंडिया का सबसे पुराना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो हम अक्सर ये क्यों कहते हैं कि उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट है जिसने यूसीसी पास किया? वो इसलिए क्योंकि गोवा ने 1867 में इंडिपेंडेंस के पहले ही पोर्चुगीज सिविल कोड इनहेरिट किया था। वही इंडिपेंडेंस के बाद उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बना जिसने फ्रेश यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया। तो ऐसे उत्तराखंड इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट स्टेट, गुजरात सेकंड, आसाम थर्ड और मध्य प्रदेश फोर्थ स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया। अब यहीं से देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो अलग अलग स्टेट्स है ये किस पावर से अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास कर रहे हैं। तो देखिए इंडिया में मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कवर होते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कवर होते हैं मतलब सेंटर और स्टेट दोनों के पास पावर है इन टॉपिक्स पर लॉ बनाने की। आपको बस ये ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है ये अभी एक बिल है, सिर्फ स्टेट असेंबली ने पास किया है। लोगों पर अप्लाई होने के लिए किसी भी बिल को एक्ट बनना होता है। अब ये एक्ट कैसे बनेगा? जब आर्टिकल 254 के अंदर इसे प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाएगी, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल 254 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि अगर कोई भी स्टेट ऐसा लॉ लाता है जो सेंटर के लॉ के अगेंस्ट हो, जैसे स्टेट का यूनिफॉर्म सिविल कोड सेंटर के पर्सनल लॉज के अगेंस्ट है, तो ऐसे लॉ को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट की मंजूरी जरूरी होती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे एप्लीकेशन से शेड्यूल ट्राइब्स को फुल एग्जेम्पशन मिला हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 342 और 366 उन्हें एक्सक्लूजन प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? ताकि उनके ट्रेडिशनल कस्टम्स, लैंड राइट्स और कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आपको कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल गेट बैक टू यू।